घने बादलों के बीच एक छोटा पैसेंजर प्लेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। तभी कॉकपिट में इमरजेंसी मैसेज आया। आगे का मौसम बेहद खराब था, इसलिए पायलट को फौरन दूसरा रूट लेना पड़ा। ये वही रास्ता था जहां से उड़ने से ज्यादातर पायलट बचते थे। रूट बदलते ही कुछ मुसाफिर परेशान हो गए, क्योंकि सफर अब पहले से लंबा होने वाला था। लेकिन किसी ने भी इसे बड़ी बात नहीं समझा। अचानक पूरा प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। पायलट ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त जीपीएस बंद हो गया। फिर रेडियो ने भी काम करना छोड़ दिया। अब बाहर की दुनिया से उनका हर संपर्क खत्म हो चुका था। पायलट समझ गया कि शायद अब प्लेन को बचाना नामुमकिन है। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने परिवार के लिए आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, इस फ्लाइट में एक ऐसा राज है जिसकी वजह से हम शायद जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। कुछ ही पल बाद प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। सामने सिर्फ घना अमेज़न का जंगल था। पायलट ने आखिरी कोशिश करते हुए पेड़ों की ऊंची शाखाओं का सहारा लिया ताकि टक्कर का असर थोड़ा कम हो सके। जब लोगों ने होश संभाला तो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई। फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा बाकी सभी लोग जिंदा बच चुके थे। हालांकि कई लोगों को चोटें आई थीं, लेकिन हालात उम्मीद से बेहतर थे। दो मुसाफिर बिना देर किए कॉकपिट की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पायलट के सीने में एक मोटी लकड़ी आर पार फंसी हुई है। इतनी खतरनाक चोट के बावजूद उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। सबने मिलकर बड़ी एहतियात से उसे बाहर निकाल लिया। इसी बीच प्लेन से धुआं उठने लगा। सभी लोग आग बुझाने में लग गए, लेकिन एक आदमी सबको छोड़कर सीधे अपना बैग उठाने पहुंच गया। उसकी हरकत देखकर सबके मन में एक ही सवाल आया, आखिर उस बैग में ऐसा क्या है जो अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। आग पर काबू पाने के बाद सबने अपने फोन चेक किए, लेकिन किसी के पास नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। तभी एक डॉक्टर ने घायल पायलट की जांच की और साफ बताया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसे बचाना मुश्किल होगा। सभी लोग घायल पायलट के पास इकट्ठा हुए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वही बता सके कि प्लेन में कोई सैटेलाइट फोन या ऐसा सिस्टम मौजूद है जिससे मदद मांगी जा सके। लेकिन वह बोलने की हालत में नहीं था। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसके होंठों से आवाज ही नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर साफ कहा कि पायलट को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, सर्जरी। उधर जैक ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया। उसने कहा कि सबसे पहले प्लेन से बचा हुआ खाना, पानी और जरूरी सामान बाहर निकालो। पता नहीं मदद कब आए, इसलिए हर चीज संभाल कर इस्तेमाल करनी होगी। सभी लोग तुरंत काम में लग गए, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट की लाश को प्लेन से दूर रख दिया गया ताकि किसी जंगली जानवर को यहाँ आने का मौका न मिले। इसी दौरान सभी ने पहली बार एक दूसरे का परिचय देना शुरू किया। किसी ने खुद को डॉक्टर बताया, कोई इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर था, कोई प्रोफेशनल फाइटर और कोई दुनिया घूमने वाली ट्रैवल ब्लॉगर। एक नया शादीशुदा जोड़ा भी इसी फ्लाइट में था, जबकि एक बुजुर्ग कपल इलाज के लिए सफर कर रहा था। ऊपर से सब आम लोग लग रहे थे, लेकिन हर कोई अपने अतीत की कुछ न कुछ बात छिपा रहा था। सामान गिनने के बाद एक और बुरी खबर मिली। उनके पास मौजूद खाना और पानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चल सकता था। अगर तब तक मदद नहीं पहुंची तो उन्हें इस जंगल के भरोसे जीना पड़ेगा। तभी एक लड़की की नजर दूर दिखाई दे रही ऊंची पहाड़ी पर गई। उसका कहना था कि शायद वहां पहुंचकर किसी फोन में सिग्नल आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी डिवाइस काम करने लगे। सभी को उसकी बात ठीक लगी, लेकिन अंधेरा होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसलिए फैसला हुआ कि पहाड़ पर सुबह जाया जाएगा। फिलहाल रात गुजारने की तैयारी करनी होगी। इसी बीच पायलट की सांसें पहले से ज्यादा तेज चलने लगी और उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर समझ गया कि अब इंतजार करने का मतलब पायलट को मरने देना होगा। आखिर उसने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। प्लेन में जो भी काम की चीजें बची थीं, उन्हें इकट्ठा किया गया। शराब को दवा की तरह इस्तेमाल किया गया और एक साधारण चाकू से सर्जरी शुरू हुई। बिना बेहोश किए ऑपरेशन होना था, इसलिए दर्द से पायलट बुरी तरह तड़प उठा। लेकिन डॉक्टर ने हिम्मत नहीं हारी। काफी मुश्किल के बाद उसने लकड़ी बाहर निकाल दी और खून भी रोक दिया। ऑपरेशन खत्म होने पर उसने सबको बताया कि अगर रात आराम से निकल गई तो सुबह तक पायलट शायद बोलने लायक हो जाएगा। आधी रात होते ही पूरा जंगल बिल्कुल खामोश हो गया। सभी लोग थकान की वजह से गहरी नींद में थे। तभी अंधेरे से एक नकाबपोश शख्स धीरे धीरे पायलट के पास पहुंचा। उसने बिना कोई आवाज किए पायलट का मुंह दबा दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं और फिर वह उसी तरह अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते ही सभी पायलट के पास पहुंचे, लेकिन इस बार उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। डॉक्टर ने जांच की तो हैरान रह गया। ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा था। न इन्फेक्शन था और न ही कोई ऐसी वजह जिससे उसकी इतनी जल्दी मौत हो जाती। मतलब मामला सीधा नहीं था। ज्यादातर लोगों ने यही समझा कि वह चोटों की वजह से मरा है, लेकिन बुजुर्ग औरत लीसा को बात हजम नहीं हुई। वह पहले अस्पताल में काम कर चुकी थी। उसने धीरे से अपने पति से कहा कि पायलट का चेहरा बिल्कुल वैसा ही नीला पड़ा है जैसा दम घुटने से मरने वाले इंसान का होता है, यानी किसी ने जानबूझकर उसकी जान ली है। फिलहाल उसने यह बात किसी और को नहीं बताई। सभी ने मिलकर पायलट की लाश को फ्लाइट अटेंडेंट के पास रख दिया ताकि अगर कभी रेस्क्यू टीम पहुंचे तो दोनों की बॉडी उनके परिवार तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी चीज हुई
जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। पायलट की जेब से उसका मोबाइल नीचे गिर चुका था। तभी नए शादीशुदा लड़के ने चुपचाप वह फोन उठा लिया और बिना किसी को बताए अपनी जेब में रख लिया। उसने उसकी एक उंगली काटी और फिंगरप्रिंट की मदद से मोबाइल अनलॉक कर लिया, लेकिन फोन में उसे कोई खास चीज नहीं मिली, सिर्फ एक लॉक फाइल थी जिसे खोलने के लिए अलग कोड चाहिए था। दूसरी तरफ लीसा ने अपने पति को पायलट वाली बात बता दी। उसका यकीन था कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। दोनों ने फौरन बात बंद कर दी, मगर अब उन्हें यकीन हो चुका था कि कातिल शायद इन्हीं लोगों के बीच मौजूद है। इसी दौरान धीरे धीरे सभी एक दूसरे के बारे में खुलकर बताने लगे। किसी ने माना कि वह प्रोफेशनल फाइटर है, कोई खुद को इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर बता रहा था। वहीं एक लड़की ने आखिरकार सच बताया कि वह सिर्फ ट्रैवलर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। उसका काम दुनिया भर में गैर कानूनी गैंग्स और बड़े अपराधों का पर्दाफाश करना है, इसलिए उसने शुरू में अपनी असली पहचान छिपाई थी। अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, उनके पास खाना भी बहुत कम बचा था, इसलिए फैसला हुआ कि आज जंगल से पानी और खाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही प्लेन के मलबे में एक इमरजेंसी रेडियो डिवाइस भी मिली थी। उसे ठीक करके पहाड़ की चोटी तक ले जाना जरूरी था, क्योंकि अब वही बाहर की दुनिया से संपर्क करने की आखिरी उम्मीद थी। सभी तैयारियां करने लगे। अगली सुबह सभी लोग खाने और पानी की तलाश में जंगल के अंदर निकल पड़े। कुछ दूर चलते ही उन्हें नीले रंग के मशरूम दिखाई दिए। देखने में वो बिल्कुल सुरक्षित लग रहे थे, लेकिन रिपोर्टर लड़की ने सबको रोक दिया। उसने बताया कि ऐसे मशरूम जहरीले हो सकते हैं। हाँ, एक बात तय थी, जहाँ ये उगते हैं वहाँ आसपास पानी जरूर होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक तालाब मिल गया, लेकिन पानी बिल्कुल साफ नहीं था। तभी एक आदमी बिना सोचे समझे उसमें उतरने लगा, मगर फाइटर ने उसे रोक लिया। उसने एक जूता पानी में फेंका। अगले ही पल कुछ तेज चीजें उस पर टूट पड़ी। तब सबको समझ आया कि तालाब में खतरनाक पिराना मछलियां मौजूद हैं। उसी वक्त जंगल में गोली चलने की आवाज गूंजी। सभी घबराकर पीछे दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बुजुर्ग आदमी ने अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार किया था। उसने बताया कि बंदूक वह पहले से अपने साथ लाया था, लेकिन किसी को डराना नहीं चाहता था। उसी बंदर का मांस पकाया गया, जबकि गंदे पानी को उबाल कर पीने लायक बनाया गया। खाना खाते वक्त जैक की नजर फिर उस फाइटर के बैग पर गई। उसने दोबारा पूछा कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। इस बार उसने बैग खोल दिया। अंदर सिर्फ उसका फाइटिंग मास्क था। उसने कहा, यही मेरी पहचान है, इसे खो दिया तो सब कुछ खो दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी शांत हो गए। रात फिर जंगल पर उतर आई। सब सो गए, लेकिन अंधेरे में वही रहस्यमयी साया दोबारा दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक सैटेलाइट फोन था। उसने किसी को कॉल करके सिर्फ इतना कहा, पहला काम पूरा हो चुका है, अब अगला नंबर भी जल्द आने वाला है। सुबह होते ही कैंप से चीखने की आवाज आई। सभी भागकर पहुंचे तो देखा कि बुजुर्ग आदमी जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें रुक चुकी थी। डॉक्टर ने जांच की तो मामला अजीब लगा। मौत हार्ट अटैक जैसी दिख रही थी, लेकिन कुछ बातें उससे मेल नहीं खा रही थी। अपनी पति की लाश देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई। उसने सबके सामने पहली बार सच बता दिया। उसके मुताबिक पायलट की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने उसका दम घोंटा था। और अब उसके पति की मौत भी उसे एक साजिश लग रही थी, क्योंकि उसकी जरूरी दवाइयां अचानक गायब हो चुकी थीं। इतने में नए शादीशुदा लड़के ने पायलट का मोबाइल सबके सामने निकाल दिया। उसने आखिरी रिकॉर्ड की हुई वीडियो चला दी। वीडियो में पायलट कह रहा था, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इस प्लेन में ऐसा राज छिपा है कि शायद कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। वीडियो खत्म होते ही पूरे कैंप में खामोशी छा गई। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहा। सभी समझ चुके थे कि कातिल बाहर नहीं बल्कि उन्हीं के बीच मौजूद है। तभी फाइटर ने बताया कि उसने इमरजेंसी रेडियो डिवाइस लगभग ठीक कर ली है। अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया जाए तो शायद बाहर तक सिग्नल भेजा जा सकता है। आखिर फैसला हुआ कि अगली सुबह 3 लोग डिवाइस लेकर पहाड़ पर जाएंगे, जबकि बाकी कैंप की निगरानी करेंगे। अगली सुबह 3 लोग इमरजेंसी डिवाइस लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रिपोर्टर, लड़की, डॉक्टर और फाइटर, अब इन्हीं तीनों पर सबकी आखिरी उम्मीद टिकी थी। दूसरी तरफ जैक, लीसा और नया शादीशुदा कपल कैंप पर ही रुक गए, लेकिन अब कोई भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहा था। पहाड़ की चढ़ाई जितनी आसान दिख रही थी उतनी थी नहीं। कई जगह फिसलन थी और एक गलत कदम सीधा गहरी खाई में गिरा सकता था। तभी रिपोर्टर लड़की का पैर फिसल गया। वह चट्टान से लटक गई, जबकि इमरजेंसी डिवाइस भी नीचे गिरने ही वाली थी। फाइटर और डॉक्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर पहले उसे फिर डिवाइस को बचा लिया। काफी मशक्कत के बाद तीनों आखिर चोटी पर पहुंच गए। वहां फाइटर ने अपने हाथों से बनाया हुआ एंटीना डिवाइस से जोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद मशीन में हरी लाइट जल उठी। इसका मतलब था कि सिग्नल बाहर भेजा जा चुका है। अब उन्हें सिर्फ इंतजार करना था कि कोई रेस्क्यू टीम यह सिग्नल पकड़ ले। शाम होने लगी, इसलिए तीनों वापस नीचे लौट आए। कैंप में भी माहौल बिल्कुल बदल चुका था। लीसा हर वक्त अपनी बंदूक साथ रख रही थी। उधर नया शादीशुदा लड़का अपनी बीवी पर बेवजह गुस्सा करने लगा। उसकी बातें और हरकतें देखकर पहले
पहली बार उसकी बीवी को भी उस पर शक होने लगा। रात फिर जंगल पर उतर आई। आधी रात के बाद पूरा कैंप फिर खामोश हो गया। सभी लोग सो चुके थे, लेकिन फाइटर अभी भी जाग रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपनी पुरानी फाइट्स देखने लगा। जैसे ही उसने अपना फाइटिंग मास्क पहना, उसका पूरा अंदाज बदल गया। साफ लग रहा था कि यही मास्क उसकी सबसे बड़ी पहचान था। तभी उसे सामने अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि उस शख्स ने भी बिल्कुल वैसा ही मास्क पहन रखा था। फाइटर कुछ समझ पाता उससे पहले वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और चाकू से कई वार कर दिए। कुछ ही सेकंड में फाइटर जमीन पर गिर चुका था, जबकि कातिल अंधेरे में गायब हो गया। सुबह उठते ही सबने देखा कि फाइटर कैंप में नहीं है। पहले सभी को लगा कि शायद वह अकेला जंगल की तरफ चला गया होगा, लेकिन डॉक्टर को एक और बात परेशान कर रही थी। अगर पहाड़ पर लगा इमरजेंसी डिवाइस काम कर रहा था, तो अब तक रेस्क्यू टीम क्यों नहीं पहुंची? डॉक्टर और रिपोर्टर लड़की दोबारा पहाड़ की तरफ निकल पड़े। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि डिवाइस की वायर किसी ने जानबूझकर काट दी थी, यानी पूरी रात कोई वहां आया था और उसने उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि कातिल नहीं चाहता था कि कोई भी इस जंगल से जिंदा बाहर निकले। इधर दोनों ने आसपास तलाश शुरू की। तभी आसमान में मंडराते गिद्धों पर उनकी नजर पड़ी। दोनों उसी तरफ दौड़े और कुछ दूर जाकर उन्हें फाइटर की लाश मिल गई। उसके शरीर पर चाकू के गहरे निशान थे। फाइटर की लाश देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना देर किए बाकी लोगों को बुलाया। कुछ ही मिनटों में सभी वहां पहुंच गए। अब किसी के पास यह मानने की कोई वजह नहीं बची थी कि ये सिर्फ हादसे हैं। उनके बीच मौजूद कोई इंसान एक एक करके सबको खत्म कर रहा था। फाइटर की बॉडी वापस कैंप लाई गई। अब वहाँ सिर्फ डर और शक बचा था। हर कोई दूसरे को कातिल समझ रहा था। तभी रिपोर्टर लड़की ने सबको बताया कि पहाड़ पर लगी इमरजेंसी डिवाइस की वायर किसी ने जानबूझकर काटी थी, यानी कातिल नहीं चाहता कि रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँचे। उधर नया शादीशुदा लड़का अपनी बीवी को लेकर अलग रहने की जिद करने लगा। उसका कहना था कि जितने लोग साथ रहेंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा, लेकिन रिपोर्टर लड़की ने उसे समझाया कि अगर सब बिखर गए तो कातिल के लिए हमला करना और आसान हो जाएगा। फिर भी उसने किसी की बात नहीं मानी। इसी बीच जैक पर शक और गहरा हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि हर बड़ी घटना के वक्त वह आसपास ही मौजूद होता था। मजबूर होकर जैक खुद ही कैंप छोड़कर दूसरी तरफ चला गया ताकि कोई उसे बहाना बनाकर लड़ाई शुरू न कर दे। अब जंगल में बचे लोग अलग अलग हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि यह फैसला सही है या गलत, लेकिन एक बात तय थी, कातिल को अब वही मौका मिल गया था जिसका वह शुरू से इंतजार कर रहा था। आखिरकार पहाड़ पर भेजा गया सिग्नल मैक्सिकन आर्मी तक पहुंच गया। लोकेशन मिलते ही एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अमेजन के जंगल की तरफ रवाना कर दिया गया, लेकिन जंगल में फंसे लोगों को इसकी कोई खबर नहीं थी। उधर नया शादीशुदा कपल बाकी सबसे अलग बैठा हुआ था, लेकिन तभी पूरे जंगल में लगातार गोलियों की आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी करीब थी कि बाकी सभी घबराकर उसी तरफ दौड़ पड़े। जब लोग वहां पहुंचे तो मंजर देखकर सब सन्न रह गए। दोनों जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर में कई गोलियां लगी थीं और दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हमला पीछे से किया गया था, इसलिए उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब जंगल में सिर्फ 3 लोग बचे थे, जैक, डॉक्टर और रिपोर्टर लड़की। तीनों एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि असली कातिल इन्हीं में से कोई एक है। किसी पर भरोसा करना अब अपनी जान खतरे में डालने जैसा था। क्रिस्टी का शक सीधा जैक पर था। उसका कहना था कि पिछली रात उसने ही खुद को आजाद करवाया था और उसके बाद डेनी और एमी की जान चली गई। दूसरी तरफ डॉक्टर केविन का मानना था कि जैक और क्रिस्टी मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं। तभी जैक कहता है कि अगर उस पर शक किया जा रहा है तो डॉक्टर केविन भी कम शक के दायरे में नहीं आता। आखिर वह डॉक्टर है और इंसानी जिस्म की हर कमजोरी अच्छी तरह जानता है। लेकिन केविन तुरंत जवाब देता है। वह याद दिलाता है कि पहाड़ से गिरते वक्त उसी ने क्रिस्टी की जान बचाई थी। अगर वही कातिल होता तो उसे बचाने की जगह वहीं मरने देता। अब तीनों के पास ऐसे कारण थे जो उन्हें शक के घेरे में भी लाते थे और बेगुनाह भी साबित करते थे। इसी बहस के दौरान हेलीकॉप्टर एक बार फिर उनके ऊपर से गुजरता है। इसका मतलब साफ था कि जीपीएस डिवाइस का सिग्नल आखिरकार आर्मी तक पहुंच चुका था, लेकिन किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं दे रही थी। अचानक इतना घना कोहरा छा जाता है कि ऊपर से नीचे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। मजबूर होकर आर्मी वापस लौटने का फैसला करती है और तय करती है कि मौसम साफ होते ही दोबारा आएगी। तीनों सर्वाइवर समझ जाते हैं कि मदद मिलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तभी जैक कहता है कि अगली बार हेलीकॉप्टर आए उससे पहले उन्हें पहाड़ की चोटी पर ऐसा निशान बनाना होगा जो ऊपर से आसानी से दिखाई दे। लेकिन क्रिस्टी इस बात के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर केविन के हाथ में अभी भी बंदूक थी और उसे उस पर भरोसा नहीं था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए केविन बिना देर किए बंदूक जमीन पर रख देता है। वह सारी गोलियां निकालकर पास के तालाब में फेंक देता है ताकि किसी को उस पर शक न रहे। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। तभी क्रिस्टी सुझाव देती है कि वह और जैक पहाड़ के ऊपर जाकर सूखी पत्तियों में आग लगाएंगे, जिससे धुआं उठेगा और हेलीकॉप्टर आसानी से उन्हें देख सकेगा।
दोनों पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। जैक की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। चोट और टॉर्चर की वजह से उसे चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। यह देखकर क्रिस्टी उसे कुछ देर आराम करने को कहती है। दोनों वहीं बैठकर बात करने लगते हैं। इसी दौरान क्रिस्टी पहली बार मानती है कि अब उसे जैक पर नहीं बल्कि डॉक्टर केविन पर ज्यादा शक होने लगा है। अभी दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज साफ कैंप की तरफ से आई थी। ये सुनते ही क्रिस्टी और जैक घबरा जाते हैं और बिना वक्त गंवाए वापस उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। रास्ते भर दोनों के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर नीचे हुआ क्या है। कैंप पहुंचकर जो मंजर उनके सामने आता है उसे देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर केविन जमीन पर मरा पड़ा था। किसी ने पीछे से गोली मार दी थी और उसका जिस्म तालाब में गिर गया था। पानी में पड़े रहने की वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा मछलियां भी नोच चुकी थीं। यह नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब पूरी कहानी और ज्यादा उलझ चुकी थी। जिस शख्स पर सबसे ज्यादा शक किया जा रहा था वही खुद मारा जा चुका था। अब दोनों को पहली बार एहसास होता है कि शायद इस जंगल में कोई चौथा इंसान भी मौजूद है जिसके बारे में उन्हें अब तक कुछ पता ही नहीं था। यही सोचकर दोनों के अंदर डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार वह फैसला करते हैं कि रात प्लेन के अंदर ही गुजारना बेहतर होगा। सुबह होते ही दोबारा पहाड़ पर जाकर आग जलाएंगे और आर्मी को सिग्नल देने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती। पहाड़ के ऊपर पहले की तरह घना कोहरा छाया रहता है, इसलिए आग जलाकर सिग्नल देने का प्लान भी कामयाब नहीं हो पाता। दोनों मजबूर होकर जीपीएस डिवाइस के पास ही रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आर्मी का हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त वापस आ सकता है। इसी इंतजार के दौरान जैक पहली बार अपनी असली पहचान बताता है। वह कहता है कि वह कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि एक सरकारी इन्वेस्टिगेटर है। उसे इस फ्लाइट से जुड़े एक बड़े राज की तह तक पहुंचना था, लेकिन किसी को उसके मिशन की खबर लग गई, इसलिए पूरे प्लेन को जानबूझकर इस जंगल में क्रैश कराया गया ताकि सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाए। फिर जैक अपनी पत्नी क्लेयर का जिक्र करता है। वह बताता है कि क्लेयर भी उसी की तरह एक इन्वेस्टिगेटर है और उसे पूरा यकीन है कि वह उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वह उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। दूसरी तरफ क्लेयर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से वादा करती है कि वह उसके पिता को हर हाल में ढूंढ कर रहेगी। इसके बाद वह सीधे मेक्सिको पहुंचती है और मैक्सिकन आर्मी से मुलाकात करती है। क्लेयर उन पर दबाव डालती है कि सर्च ऑन ऑपरेशन तेज किया जाए क्योंकि अभी भी उसे उम्मीद थी कि कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। उधर जंगल में धीरे धीरे सूरज निकलने लगता है और कोहरा थोड़ा कम होने लगता है। तभी जैक और क्रिस्टी को महसूस होता है कि उनके आसपास कोई मौजूद है। क्रिस्टी कहती है कि जैक के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए उसके लिए आगे जाना ठीक नहीं होगा। वह उसे वहीं रुकने को कहती है और खुद उस आवाज का पीछा करने निकल पड़ती है। चारों तरफ अभी भी हल्का कोहरा फैला हुआ था जिससे कुछ दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी जैक उसे अकेले जाने नहीं देता और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ता है। अचानक पीछे से कोई शख्स क्रिस्टी के सिर पर जोरदार वार करता है। हमला इतना तेज होता है कि वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद वह नकाबपोश आदमी उसकी बंदूक उठा लेता है और सीधे जैक की तरफ बढ़ने लगता है। उसने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर मास्क था, इसलिए उसकी पहचान करना नामुमकिन था। जैक धीरे धीरे पीछे हटता है और देखते ही देखते पहाड़ के किनारे तक पहुंच जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है। मरने से पहले वह आखिरी बार कातिल से पूछता है कि उसने इतने लोगों की जान क्यों ली, उसका मकसद क्या है और आखिर वह है कौन। लेकिन सामने वाला एक भी लफ्ज नहीं बोलता। बिना कोई जवाब दिए वह सीधे जैक पर फायर कर देता है। लगातार 2 गोलियां लगते ही जैक संतुलन खो बैठता है और ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब सिर्फ क्रिस्टी बची होती है, लेकिन वह भी बुरी तरह जख्मी और बेबस पड़ी थी। उसे मालूम था कि अब उसकी मौत भी तय है। मरने से पहले क्रिस्टी सिर्फ एक आखिरी गुजारिश करती है। वह कहती है कि कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो। कुछ पल बाद नकाबपोश अपना मास्क उतार देता है। जैसे ही क्रिस्टी उसकी शक्ल देखती है वह हैरानी से जम जाती है। इसके तुरंत बाद वह क्रिस्टी को भी गोली मार देता है और वहां मौजूद आखिरी गवाह को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। अगली सुबह मौसम पहले से काफी साफ हो चुका था। जैसे ही मैक्सिकन आर्मी दोबारा उस इलाके में पहुंचती है उन्हें जीपीएस डिवाइस का सिग्नल मिल जाता है। थोड़ी तलाश के बाद पहाड़ के नीचे क्रैश हुआ प्लेन भी नजर आ जाता है। रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है, लेकिन वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। उन्हें कोई भी जिंदा नहीं मिलता। आर्मी पूरे इलाके की बारीकी से जांच करती है। कुछ देर बाद सभी लाशें एक जगह कतार में रखी हुई मिलती हैं। उनमें कई लोग ऐसे भी थे जिनकी मौत प्लेन क्रैश वाले दिन ही हो चुकी थी। इसके बाद सभी डेड बॉडीज को फोरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। उधर क्लेयर को भी खबर मिलती है कि क्रैश साइट मिल चुकी है, लेकिन आर्मी साफ बता देती है कि वहां किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं मिली
और जैक का नाम भी मरने वालों की लिस्ट में शामिल है। ये सुनकर क्लेयर पूरी तरह टूट जाती है। फिर भी वह अपने पति की बॉडी लेने के लिए जरूरी कार्रवाई पूरी करने निकल पड़ती है। इधर आर्मी बेस में सभी 9 लाशों को एक ही मॉर्चरी रूम में रखा जाता है ताकि उनकी मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड की मैनेजर कोरा हर चीज पर नजर रख रही होती है। उसके हाव भाव से साफ लगता था कि वह सिर्फ तमाशा देखने नहीं आई, बल्कि उसके पास भी कोई छुपा हुआ प्लान था। कुछ देर बाद फॉरेंसिक जांच के लिए बुलाए गए डॉक्टर को रास्ते में रोक लिया जाता है। पहले इंटरव्यू का बहाना बनाया जाता है और फिर यह यकीन होने पर कि वह बिल्कुल अकेला है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद कातिल उसी डॉक्टर की पहचान इस्तेमाल करके आराम से आर्मी बेस के अंदर दाखिल हो जाता है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। मॉर्चरी के अंदर सभी 9 बॉडी बैग एक लाइन में रखे हुए थे। बाहर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक बॉडी बैग अंदर से हिलता है और फिर चाकू की मदद से उसे काट कर कोई बाहर निकल आता है। जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर केविन होता है, जिसे जंगल में मरा हुआ देखा गया था। वही अब अपने पैरों पर खड़ा था। इसके बाद वह एक एक करके बाकी सभी बॉडी बैग खोलने लगता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि किस बैग में क्या छुपा है। उधर कोरा भी उसी नकली डॉक्टर की पहचान का सहारा लेकर मॉर्चरी तक पहुंच जाती है। वह बहाना बनाती है कि फॉरेंसिक की बाकी प्रक्रिया उसे अकेले पूरी करनी है। एक सैनिक उसके साथ अंदर आता है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि सभी बॉडी बैग पहले से खुले पड़े हैं। सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही केविन पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब कोरा और केविन आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गले मिलते हैं। यही साफ हो जाता है कि यह दोनों शुरू से एक ही प्लान पर काम कर रहे थे। केविन का असली मकसद प्लेन में मौजूद ड्रग्स के पैकेट हासिल करना था, इसलिए उसने एक एक करके सभी लोगों को रास्ते से हटाया और उन पैकेट्स को लाशों के अंदर छुपा दिया। इसी वजह से जब आर्मी क्रैश साइट पर पहुंची, उन्हें कोई सामान नहीं मिला। सारे पैकेट पहले ही डेड बॉडीज के अंदर छुपाए जा चुके थे। केविन खुद भी एक लाश बनकर बॉडी बैग में लेट गया था ताकि बिना शक के अस्पताल तक पहुंच सके। अब वह और कोरा आराम से उन सभी लाशों के अंदर छुपाए गए ड्रग्स के पैकेट निकालने लगते हैं, जबकि बाहर किसी को उनके असली इरादों की जरा भी खबर नहीं होती। उधर क्लेयर भी आर्मी बेस पहुंच चुकी होती है। वह अपने पति जैक की बॉडी की पहचान करने आई थी, लेकिन उसे कुछ देर बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाता है। इसी दौरान मॉर्चरी के अंदर केविन और कोरा अपना काम पूरा कर लेते हैं। सभी बॉडी बैग खाली करने के बाद वह पूरे कमरे में केमिकल छिड़क देते हैं ताकि बाद में कोई सबूत बाकी न बचे। जैसे ही दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, उसी वक्त क्लेयर और कुछ सैनिक अंदर आने लगते हैं, लेकिन उनसे पहले ही मॉर्चरी के अंदर जबरदस्त धमाका हो जाता है। देखते ही देखते पूरी लैब आग की लपटों में घिर जाती है। सभी सैनिक आग बुझाने और लोगों को बचाने में लग जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर केविन और कोरा वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ सैनिक अब भी इस बात की जांच कर रहे होते हैं कि जंगल में मास्क पहनकर लोगों की हत्या किसने की थी। उन्हें कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। तभी अचानक रेस्क्यू टीम को नीचे पहाड़ की तरफ से जिंदा होने का सिग्नल दिखाई देता है। वह कोई और नहीं बल्कि जैक होता है, जो 2 गोलियां लगने और पहाड़ से गिरने के बावजूद किसी तरह जिंदा बच गया था। असल में घने कोहरे की वजह से गोलियां उसे सीधे जानलेवा जगह पर नहीं लगी थीं। वहीं नीचे गिरते वक्त वह एक बड़े पेड़ में अटक गया, जिसने उसकी जान बचा ली। होश आने के बाद वह अपने सनग्लास की मदद से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके आर्मी को सिग्नल देता है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम उसकी लोकेशन तक पहुंच जाती है। इधर क्लेयर अपने पति की मौत का गम झेल रही होती है। तभी उसे अचानक बताया जाता है कि जैक जिंदा मिल गया है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये खबर सुनते ही क्लेयर की मायूसी राहत में बदल जाती है, जबकि दूसरी तरफ केविन और कोरा अब भी यह समझ रहे थे कि उनका पूरा प्लान बिना किसी रुकावट के कामयाब हो चुका है। अस्पताल में इलाज के दौरान जैक धीरे धीरे होश में आता है। जांच के दौरान उसे एक ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरे केस की दिशा बदल देती है। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि मरने वालों की लिस्ट में डॉक्टर केविन नाम का कोई शख्स था ही नहीं। यानी जिस आदमी को सब डॉक्टर समझ रहे थे, उसकी पहचान शुरू से ही नकली थी। यहीं से जैक सारी कड़ियां जोड़ना शुरू करता है। उसे समझ आ जाता है कि जंगल में जो कुछ हुआ उसके पीछे वही नकली केविन था। उसने पहले सबको रास्ते से हटाया, फिर ड्रग्स के पैकेट लाशों के अंदर छुपा दिए और खुद भी डेड बॉडी बनकर मॉर्चरी तक पहुंच गया। इस तरह उसने पूरे ऑपरेशन को बिना किसी शक के अंजाम दिया। जैक तुरंत यह जानकारी आर्मी के साथ शेयर करता है। जांच आगे बढ़ती है
और आखिरकार सुराग उन्हें कोरा तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद जैक और आर्मी की टीम कोरा के ठिकाने की तरफ रवाना होती है। दूसरी तरफ केविन और कोरा अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि अब कोई भी उनका पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन केविन का इरादा शुरू से सिर्फ ड्रग्स हासिल करना था, किसी के साथ साझेदारी निभाना नहीं। मौका मिलते ही वह कोरा के खाने में जहरीले जंगली मशरूम मिला देता है। धीरे धीरे जहर अपना असर दिखाने लगता है और कुछ ही देर में कोरा तड़पते हुए दम तोड़ देती है। अब केविन सारा माल अकेले लेकर फरार होने की तैयारी करने लगता है। कोरा की मौत के बाद केविन ड्रग्स लेकर एक छोटे प्लेन के जरिए भागने निकलता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जैक जिंदा बच चुका है और अब उसके पीछे पहुंच चुका है। जैसे ही केविन उड़ान भरने की कोशिश करता है, जैक उसे रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के दौरान एक गोली सीधे प्लेन के फ्यूल टैंक में जाकर लगती है। टैंक से ईंधन तेजी से लीक होने लगता है और कुछ ही पलों में प्लेन का कंट्रोल बिगड़ जाता है। केविन पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह जहाज संभल जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार प्लेन उसी जंगल के इलाके में आकर क्रैश हो जाता है जहाँ से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। हादसा इतना भयानक होता है कि केविन वहीं मारा जाता है। जिस जगह उसने लालच के लिए इतने लोगों की जान ली थी, आखिर उसी जगह उसकी कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ जैक और क्लेयर आखिरकार एक दूसरे से मिलते हैं। कई मुश्किलों और मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। वहीं आर्मी भी पूरे मामले की जांच पूरी करती है और ड्रग्स स्मगलिंग के पीछे छुपी साजिश सबके सामने आ जाती है। इसी के साथ 9 बॉडीज इन अ मैक्सिकन मोर्ग की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। आखिर में बुराई का अंत होता है, जबकि जैक जिंदा बचकर पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो जाता है।